मई 1999। हांगकांग की उमस भरी रातें, तंग गलियां, नियन लाइट्स और शहर का वो हिस्सा जहां लोग अक्सर देखते सब हैं पर बोलते कुछ नहीं। एक 14 साल की लड़की पुलिस स्टेशन में दाखिल होती है। वह कांप रही थी, चेहरा उतरा हुआ, आंखें कई रातों से जागी हुई। उसने पुलिस से कहा, एक औरत का भूत मेरे पीछे पड़ा है। पुलिस ने पहले इसे मजाक समझा, टीनेज ड्रामा, हेल्यूसिनेशन, अटेंशन सीकिंग। लेकिन फिर लड़की ने अगला वाक्य कहा, वो औरत जिसे मारने में मेरा भी हाथ था। कमरे की हवा बदल गई। कुछ घंटों बाद पुलिस उस लड़की के साथ एक छोटे फ्लैट तक पहुंची, काओलून के चिम शा चुई इलाके में। ग्रैनविल रोड की एक इमारत, 3री मंजिल। दरवाज़ा खुला, अंदर सड़ांध थी, बिखरा सामान था। दीवारों पर बच्चों जैसे कार्टून कैरेक्टर थे। हेलो किटी की बेडशीट्स, कर्टन्स, टॉवल्स, डॉल्स। एक ऐसा कमरा जो पहली नज़र में किसी टीनेजर का कमरा लग सकता था, लेकिन उस कमरे में बचपन नहीं था। उस कमरे में किसी की आखिरी चीखें अटकी हुई थीं। पुलिस को एक बड़ी हेलो किटी डॉल मिली। जब उसे काटा गया, उसके अंदर से निकला एक औरत का उबला हुआ स्कल। उस औरत का नाम था फैन मैनी, उम्र 23 साल। लेकिन फैन की कहानी उसकी मौत से शुरू नहीं होती। उसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, एक ऐसे बचपन से जहां घर का मतलब सुरक्षा नहीं था। बचपन में उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। वह एक गर्ल्स होम में पली। वहां सिर पर छत थी, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं था। ऐसे बचपन बच्चे को जल्दी बड़ा कर देते हैं। वह दुनिया को भरोसे की जगह नहीं, खतरे की जगह समझने लगता है। हर रिश्ता एक सौदा लगता है। हर मदद के पीछे कोई कीमत छिपी हुई लगती है। फैन को अच्छी एजुकेशन नहीं मिली। कम उम्र में ही उसे अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ा। और जब किसी लड़की को सोसाइटी बचपन में ही किनारे कर देती है, तो वह अक्सर 2 चीज़ों में फंसती है, सर्वाइवल और एक्सप्लॉयटेशन। फैन ड्रग्स में चली गई, फिर सेक्स वर्क में। बाहर से देखने वाले लोग शायद उसे जज करते होंगे, लेकिन अगर थोड़ा पीछे जाएं, तो दिखता है कि फैन कोई बैड चॉइसेस की कहानी नहीं थी। वह उन चॉइसेस की कहानी थी जो उसे कभी सच में मिली ही नहीं। बाद में उसने नाइट क्लब में होस्टेस का काम किया। एक रिश्ता बना, शादी हुई, एक बच्चा भी हुआ। एक पल के लिए लगता है शायद जिंदगी नॉर्मल हो सकती थी, लेकिन नॉर्मल लाइफ उसके पास टिकती नहीं थी। एडिक्शन, हिंसा, पैसों की कमी, अनस्टेबल मैरिज, सब मिलकर उसे फिर उसी दुनिया में ले आए जहां रातों में पैसा था, ड्रग्स थीं, क्लाइंट्स थे और ऐसे आदमी थे जिनसे दूर रहना ही बेहतर था। यहीं उसकी मुलाकात हुई चान मान लोक से। 34 साल का आदमी, ऊपर से कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, सोशल, अंदर से डेंजरस। वह सिर्फ ड्रग डीलर या पंप नहीं था, वह ट्राइड लिंक्ड क्रिमिनल वर्ल्ड का हिस्सा था। फैन के लिए वह शुरू में यूज़फुल आदमी रहा होगा। वह ड्रग्स ला सकता था, क्लाइंट्स ला सकता था, पैसा ला सकता था, प्रोटेक्शन का इल्यूजन दे सकता था। लेकिन यही इल्यूजन सबसे बड़ा ट्रैप था, क्योंकि चांद जैसे लोग किसी की वीकनेस देखकर पीछे नहीं हटते। वे उसी वीकनेस को पकड़ लेते हैं और फिर उसे कंट्रोल का साधन बना देते हैं। चांद मान लोग कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसे देखकर तुरंत लगे कि ये डेंजरस है। वह लोगों के बीच रहता था, बात करता था, हंसता होगा, नॉर्मल दिखता होगा। यही इस केस की असली बेचैनी है। कई खतरनाक लोग सोसाइटी से बाहर नहीं होते,
वे सोसाइटी के अंदर ही घूमते हैं। उनके पास दोस्त होते हैं, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, रूटीन होती है। चान का कंट्रोल भी सीधे वायलेंस से शुरू नहीं हुआ। वह फैन की दुनिया में पहले एक यूज़फुल आदमी की तरह आया। वह ड्रग्स अरेंज कर सकता था, क्लाइंट्स ला सकता था, पैसा दिलवा सकता था, और ऐसे क्रिमिनल इकोसिस्टम में वह प्रोटेक्शन का इल्यूजन भी दे सकता था। फैन जैसे वल्नरेबल इंसान के लिए यह सब टेम्पररी सेफ्टी जैसा लग सकता था, लेकिन यह सेफ्टी नहीं थी, यह डिपेंडेंसी थी। चान जैसे लोग सामने वाले की कमज़ोरी समझते हैं, फिर उसी कमज़ोरी को लीश बना देते हैं। फैन को ड्रग्स चाहिए थे, काम चाहिए था, पैसे चाहिए थे, और चान इन तीनों चीज़ों के बीच बैठा हुआ था। धीरे धीरे फैन उसके सर्कल में कंफर्टेबल होने लगी। यही कंफर्ट डेंजरस था, क्योंकि वह भूल रही थी कि चान सिर्फ क्लाइंट या कॉन्टैक्ट नहीं था। वह ऐसा आदमी था जिसकी दुनिया में ईगो, डेट और पनिशमेंट अलग अलग चीज़ें नहीं थीं। और कुछ ही समय बाद फैन ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने इस डेंजरस डिपेंडेंसी को खुली कैद में बदल दिया। एक रात ड्रग्स और केओस के बीच फैन ने चान के वॉलेट से लगभग 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लिए। शायद उसे लगा होगा कि चान को पता नहीं चलेगा, शायद उसे पैसों की डेस्परेट ज़रूरत थी, शायद ड्रग्स, बच्चे या सर्वाइवल, कुछ भी कारण रहा हो। लेकिन जिस आदमी से उसने चोरी की वह पैसा भूल सकता था, अपमान नहीं। चान को जब पता चला उसने फैन को कन्फ्रंट किया। फैन ने चोरी मान ली। अब कहानी पैसों की नहीं रही, यह रेपुटेशन की कहानी बन गई। क्रिमिनल सर्कल्स में रेपुटेशन करेंसी होती है। अगर एक कमज़ोर समझी जाने वाली लड़की ट्रायड लिंक्ड आदमी से चोरी करके बच जाए तो उस आदमी का डर टूटता है। चान ने रकम बढ़ा दी, इंटरेस्ट जोड़ दिया, लगभग 10,000 हांगकांग डॉलर्स की डिमांड रखी। फैन ने समय मांगा, किस्तों में चुकाने की बात कही, लेकिन चान को रीपेमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट चाहिए था। और पनिशमेंट अकेले देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए होती है। यहीं चान ने अपने 2 साथियों को साथ लिया, लोंग शिंगचो और लोंग वाई लून। अब यह सिर्फ एक आदमी का गुस्सा नहीं था, अब यह ग्रुप वायलेंस बनने जा रहा था। 3 लोग, एक टारगेट, एक अपार्टमेंट। और जब वायलेंस ग्रुप में होती है, इंडिविजुअल गिल्ट धीरे धीरे बढ़ जाता है। कोई लीडर बनता है, कोई फॉलोअर, कोई स्पेक्टेटर से पार्टिसिपेंट। हर किसी को लगता है मैं अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। यही वह पॉइंट था जहाँ फैन मानयी की जिंदगी डेट रिकवरी से टॉर्चर चेंबर की तरफ मुड़ गई। ग्रैनविल रोड का वह अपार्टमेंट बाहर से एक ऑर्डिनरी फ्लैट था। अंदर हेलो किटी की चीज़ें थीं, कर्टन्स, बेडशीट्स, टॉवल्स, डॉल्स। पर उसी कमरे में फैन को कैद रखा गया। उससे क्लाइंट्स के ज़रिए पैसे कमवाए गए। उसकी हालत बिगड़ती गई। उसे बांधा गया, पीटा गया, जलाया गया। उसके शरीर पर चोटें बढ़ती गईं, और जब उसका शरीर जवाब देने लगा तब भी उसे आराम नहीं दिया गया। इस हिस्से को डिटेल में बोलना आसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं, क्योंकि असली डर सिर्फ यह नहीं कि उसके साथ क्या क्या किया गया। असली डर यह है कि यह सब बार बार हुआ। एक दिन नहीं, एक रात नहीं, कई दिनों तक, कई लोगों की मौजूदगी में। ऐसा क्राइम इम्पल्स में नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, प्लानिंग लगती है, हैबिट लगती है, और सबसे ज़्यादा दूसरे इंसान के दर्द से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। फैन उस अपार्टमेंट में हर दिन कमज़ोर होती गई, और बाहर शहर वैसे ही चलता रहा। नीचे दुकानें खुलती रहीं, सड़क पर लोग चलते रहे, ट्रैफिक बहता रहा, लाइट्स जलती रहीं। लेकिन तीसरी मंजिल पर एक लड़की दुनिया से धीरे धीरे गायब हो रही थी।
यहाँ रुककर सवाल पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ टॉर्चर की डिटेल्स पर टिक गए तो हम केस का सबसे बड़ा पॉइंट मिस कर देंगे। फैन हफ्तों तक गायब रही। वह कोई जंगल में नहीं थी, वह किसी रिमोट फार्म हाउस में नहीं थी, वह हांगकांग जैसे डेंस क्राउडेड शहर के बीच एक अपार्टमेंट में थी। लोग आते जाते रहे होंगे, बिल्डिंग में फुटस्टेप्स रहे होंगे, दरवाजे बंद खुलते रहे होंगे, कभी आवाज़ आई होगी, कभी बदबू आई होगी, किसी को शक भी हुआ होगा, फिर भी मदद क्यों नहीं आई? इसका जवाब अनकंफर्टेबल है। फैन उस तरह की विक्टिम नहीं थी जिसके लिए सोसाइटी तुरंत अलार्म बजाती है। वह ड्रग एडिक्शन से जूझ रही थी, सेक्स वर्क से जुड़ी थी, क्रिमिनल सर्कल्स के आसपास रहती थी। उसकी जिंदगी पहले से मेसी थी और सोसाइटी उलझी हुई जिंदगियों को जल्दी सीरियस नहीं लेती। लोग कहते हैं शायद खुद चली गई होगी, शायद ड्रग्स में होगी, शायद ऐसे लोगों के साथ यही होता है, हम क्यों उलझें? यह सोच सिर्फ इनसेंसिटिव नहीं है, यह डेंजरस है, क्योंकि जब किसी इंसान की सोशल वैल्यू कम कर दी जाती है तो उसके खिलाफ वायलेंस भी लोगों की नज़र से गायब होने लगती है। फैन को सिर्फ क्रिमिनल्स ने नहीं छोड़ा, उसे पहले फैमिली ने छोड़ा, फिर इंस्टीट्यूशंस ने छोड़ा, फिर सोसाइटी ने छोड़ा और आखिर में उस शहर ने छोड़ा जिसके बीच वह कैद थी। यही इस केस का सबसे बड़ा हॉरर है। स्कल डॉल में बाद में मिला। फैन पहले ही लोगों की नज़रों से गायब हो चुकी थी। इस कहानी का सबसे उलझा हुआ किरदार है आ फोंग, वही 14 साल की लड़की जो पुलिस स्टेशन पहुंची थी। कोर्ट रिकॉर्ड्स में यही नाम सामने आता है। संभव है यह उसकी असली पहचान न हो। वह चांद के सर्कल से जुड़ी थी। कुछ अकाउंट्स उसे गर्लफ्रेंड कहते हैं, लेकिन एक 14 साल की लड़की और 34 साल का क्रिमिनल, इसे नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह पढ़ना गलत होगा। यह कंट्रोल था, इन्फ्लुएंस था, पावर इम्बैलेंस था। आ फोंग भी सुरक्षित जगह से नहीं आई थी। वह ऐसे एडल्ट्स के बीच थी जो वायलेंस को नॉर्मल बना चुके थे। जब उसने फैन को उस हालत में देखा, उसे बताया गया कि फैन को पनिशमेंट मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने पैसे नहीं चुकाए, क्योंकि उसने गलती की, क्योंकि उसने प्रायड से चोरी की। यानी वायलेंस को जस्टिस की लैंग्वेज दे दी गई, और जब हिंसा को पनिशमेंट कह दिया जाता है तो इनमेच्योर माइंड उसे सही मानना शुरू कर सकता है। आ फोंग ने फैन को सफरिंग में देखा। पहले शायद डर लगा होगा, फिर शायद शौक कम हुआ होगा, फिर शायद कमरे का माहौल उसे अपने अंदर खींचने लगा। यही ग्रुप वायलेंस का तरीका है। आप पहले देखते हैं, फिर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं, फिर किसी दिन शामिल हो जाते हैं। कहा जाता है आ फोंग ने भी फैन को मारा, और जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने कहा मज़े जैसा लगा। ये लाइन डराती है, लेकिन इसे सिर्फ सेंसेशनल लाइन की तरह नहीं सुनना चाहिए। ये एक बच्ची के भीतर कुछ टूट जाने की लाइन है। वह उस उम्र में थी जहां एम्पैथी बन रही होती है, लेकिन उसके आसपास एम्पैथी नहीं थी। वहां पावर थी, डर था, हंसी थी, और एक इंसान को इंसान न समझने की ट्रेनिंग थी। आ फोंग ने पुलिस को सच बताया, लेकिन वह सिर्फ सेवियर नहीं थी। वह इस केस का सबसे अनकंफर्टेबल किरदार है, क्योंकि वह एक साथ 3 चीज़ें थीं: गवाह, भागीदार और शायद खुद भी एक्सप्लॉयटेशन की शिकार। उसकी मौजूदगी ये सवाल और तीखा कर देती है। अगर एक बच्ची इस कमरे में जाकर बदल सकती है, तो उस कमरे ने उससे क्या छीन लिया था? लगभग 1 महीने तक फैन उस अपार्टमेंट में रही नहीं, कैद रही। उसके शरीर पर चोटें थीं, इन्फेक्शन था, थकान थी, दर्द था, भूख थी, और शायद सबसे ज़्यादा
एक ऐसा अकेलापन जहां उसे पता था कि कोई नहीं आएगा। कई बार विक्टिम की मौत एक मोमेंट में नहीं होती, वह धीरे धीरे होती है। पहले उम्मीद मरती है, फिर शरीर जवाब देने लगता है, फिर आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। फैन मैनी आखिरकार मर गई। कातिलों ने कहा ड्रग ओवरडोज, लेकिन एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स मानते रहे कि लंबे टॉर्चर, इंजरीज और ट्रॉमा ने उसकी जान ली होगी। सच पूरी तरह कभी साबित नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद बॉडी के साथ जो किया गया उसने केस को और भी मुश्किल बना दिया। शरीर को बाथटब में ले जाया गया, सौ से काटा गया, बॉडी पार्ट्स उबाले गए ताकि स्मेल न फैले, कुछ हिस्से डिस्पोज कर दिए गए, एक दांत रखा गया, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स प्लास्टिक बैग में रखे गए और स्कल, उसे एक ओवरसाइज्ड हेलो किटी मरमेड डॉल के अंदर सिल दिया गया। ये डिटेल इसलिए याद रह जाती है क्योंकि वह कॉन्ट्रास्ट असहनीय है। एक तरफ कार्टून इनोसेंस, दूसरी तरफ एक यंग वुमन की डेथ। हेलो किटी दुनिया भर में सॉफ्टनेस, चाइल्डहुड और हार्मलेस क्यूटनेस का सिंबल रही है, लेकिन इस अपार्टमेंट में वही सिंबल एक हाइडिंग प्लेस बन गया और शायद इसलिए ये केस लोगों की मेमोरी में अटक गया, क्योंकि ये हमें बताता है हॉरर हमेशा अपनी शक्ल लेकर नहीं आता। कभी कभी वह किसी फेमिलियर, क्यूट, हार्मलेस चीज के अंदर छिपा होता है। फैन की मौत के बाद चान ने आ फोंग को धमकाया, चुप रहो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। और कुछ समय तक आ फोंग चुप रही, लेकिन कुछ चीजें दिमाग से बाहर नहीं जाती। उसने पुलिस को बताया कि फैन का घोस्ट उसे दिखाई देता है। वह सपनों में आती है, चीखती है और अपना सिर वापस मांगती है। अब इस घोस्ट को लिटरल मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि गिल्ट भी कई बार घोस्ट की तरह ही लौटता है। दिन में इंसान खुद को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लोगों के बीच बैठ सकता है, नॉर्मल बिहेव कर सकता है, लेकिन रात में माइंड सारे लॉक्ड रूम्स खोल देता है। आ फोंग के लिए फैन सिर्फ एक डेड बॉडी नहीं रही, वह एक आवाज़ बन गई, एक चेहरा, एक अधूरा सच। और शायद पहली बार आ फोंग ने समझा कि वह जिस मज़े का हिस्सा बनी थी वह किसी इंसान की आखिरी यातना थी। वह पुलिस स्टेशन गई, उसने घोस्ट की बात की। पुलिस ने पहले डाउट किया, लेकिन उसके डर में कुछ ऐसा था जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। जब पुलिस उसके साथ अपार्टमेंट पहुंची तो कहानी खत्म नहीं हुई, वह शुरू हुई। हेलो किटी डॉल खुली, स्कल मिला, प्लास्टिक बैग मिला, एविडेंस मिला और हांगकांग ने जाना एक यंग वुमन वीक्स तक सिटी के बीचों बीच गायब थी। वह किसी जंगल में नहीं खोई थी, वह लोगों के बीच खोई थी। जब केस कोर्ट पहुंचा, पब्लिक एंगर बहुत बड़ा था। लोगों को लगा था ऐसे क्राइम में वर्डिक्ट ऑब्वियस होगा, लेकिन कोर्ट रूम में हॉरर काफ़ी नहीं होता। वहाँ इमोशन नहीं, एविडेंस टिकता है। और इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फैन की पूरी बॉडी नहीं थी। मेडिकल एग्जामिनर्स एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ कंफर्म नहीं कर पाए। क्या वह ओवरडोज था? क्या इंजरीज थीं? क्या प्रोलॉन्ग्ड टॉर्चर था? क्या इन्फेक्शन और ट्रॉमा का कंबाइंड इफेक्ट था? सबसे ज़्यादा संभावना टॉर्चर की लगती थी, लेकिन कोर्ट में संभावना और प्रूफ एक चीज़ नहीं होते। डिफेंस ने इसी गैप को पकड़ा। उन्होंने कहा फैन ड्रग एडिक्ट थी, वह ओवरडोज से मरी,
बॉडी इसलिए डिस्पोज की गई क्योंकि एग्जिट पुलिस केस में नहीं फंसना चाहते थे। यह आर्ग्यूमेंट सुनने में मॉरली डिस्गस्टिंग लग सकता है, लेकिन लीगली उसने डाउट क्रिएट किया। दूसरी बड़ी चुनौती थी आफोंग की टेस्टिमोनी। वह माइनर थी, वह खुद घटना से जुड़ी थी। उसने इम्यूनिटी के बदले टेस्टिमोनी दी। डिफेंस ने पूछा, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? प्रोसिक्यूशन के पास हॉरर था, रिकवर्ड स्कल था, अपार्टमेंट था, विटनेस थी, लेकिन मर्डर कन्विक्शन के लिए डायरेक्ट कॉज और इंटेंट का सवाल बीच में खड़ा रहा। जिस शरीर को सबसे बड़ा सबूत बनना था, उसे ही इस हालत में पहुंचा दिया गया था कि अदालत में वह पूरी गवाही नहीं दे सका। आखिरकार चान मानलॉक और उसके साथियों को मर्डर नहीं, मैनस्लॉटर में कन्विक्ट किया गया। तीनों को लाइफ सेंटेंस मिली, लेकिन हांगकांग की पब्लिक के मन में एक कड़वाहट रह गई, क्योंकि लोग लॉ और जस्टिस के बीच की दूरी पहली बार इतने क्रूर तरीके से देख रहे थे। लॉ ने कहा, मर्डर प्रूव नहीं हुआ। सोसाइटी ने पूछा, अगर यह मर्डर नहीं था तो फिर मर्डर कैसा दिखता है? यही इस ट्रायल की ट्रेजेडी है। फैन की डेथ के बाद भी उसकी सफरिंग को लीगल लैंग्वेज में फिट करने की कोशिश होती रही, और कहीं ना कहीं वह फिर इनविजिबल हो गई। इस बार अपार्टमेंट में नहीं, एविडेंस रूल्स के बीच। हेलो किटी मर्डर केस सिर्फ हांगकांग का एक डिस्टर्बिंग क्राइम नहीं है। यह केस कई लेयर्स खोलता है। पहली लेयर है वल्नरेबिलिटी। जो लोग ऑलरेडी सोसाइटी के एज पर होते हैं, सेक्स वर्कर्स, एडिक्ट्स, रनअवेज, एक्सप्लॉइटेड विमेन, उनके खिलाफ क्राइम्स अक्सर देर से नोटिस होते हैं, क्योंकि लोग पहले उनकी लाइफ को जज करते हैं, फिर उनकी सफरिंग को मेजर करते हैं। दूसरी लेयर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रायड्स सिर्फ गन्स और गैंग वॉर्स की कहानी नहीं है। उनकी पावर अक्सर एवरीडे फियर में होती है। डेट, ड्रग्स, प्रोटेक्शन, थ्रेट्स, डिपेंडेंसी। फैन इसी वेब में फंसी। तीसरी लेयर है अर्बन साइलेंस। अ क्राउडेड सिटी डज नॉट मीन अ केयरिंग सिटी। हजारों लोग एक बिल्डिंग के आसपास रह सकते हैं, लेकिन कोई किसी का विटनेस नहीं बनता। हर कोई अपने काम में व्यस्त, हर कोई अपने डर में बंद, हर कोई सोचता है कोई और देख लेगा। और चौथी लेयर है चाइल्डहुड करप्शन। आफोंग इस केस का सबसे अनकंफर्टेबल मिरर है, क्योंकि वो बताती है कि हिंसा सिर्फ अडल्ट्स तक सीमित नहीं रहती। अगर बच्चे क्रूएल्टी के बीच पले तो उनका मॉरल कंपस टेढ़ा हो सकता है। आज के समय में ये सवाल और बड़ा हो गया है। वायलेंस अब सिर्फ गलियों में नहीं है, स्क्रीन्स पर है, फीड्स में है, एंटरटेनमेंट में है। और अगर घर, स्कूल, सोसाइटी एम्पैथी नहीं सिखाते तो बच्चे नंब होना सीख सकते हैं। लेकिन इस केस को सिर्फ मीडिया वायलेंस पर डाल देना आसान एक्सप्लेनेशन होगा। असल प्रॉब्लम उससे गहरी है। जब रियल लाइफ में अडल्ट्स वायलेंस को नॉर्मलाइज करते हैं तो बच्चे उसे एब्जॉर्ब करते हैं। आफोंग ने जो देखा वो किसी स्क्रीन पर नहीं था, वो उसके सामने था, और उस कमरे में किसी ने उसे रोका नहीं। फैन मैनी की कहानी हमें एक आसान विलन नहीं देती। हाँ, क्रिमिनल्स थे, उनका क्राइम ब्रूटल था, उनकी क्रूएल्टी साफ थी। लेकिन अगर कहानी सिर्फ वहीं खत्म कर दें तो हम अपना हिस्सा देखने से बच जाते हैं, क्योंकि इस केस का सबसे बड़ा सवाल अभी भी खुला है। एक इंसान शहर के बीचों बीच
कैसे इनविजिबल हो सकता है? कब कोई लड़की मिसिंग पर्सन से पहले बैड वुमन बन जाती है? कब उसकी चीख मदद की पुकार नहीं, बैकग्राउंड नॉइज लगने लगती है? कब हम किसी दरवाजे के पीछे से आती आवाज को सुनकर भी आगे बढ़ जाते हैं? फैन मैनी को आखिर में एक डॉल के अंदर छिपाया गया था, लेकिन सच ये है वो उससे बहुत पहले छिपा दी गई थी, लोगों की नजरों से, सिस्टम की प्रायोरिटी से, सोसाइटी की सिंपैथी से। हम सोचते हैं हॉरर अंधेरी जगहों में रहता है, लेकिन कई बार हॉरर नॉर्मल रूम्स में रहता है, कार्टून बेडशीट्स के बीच, सॉफ्ट टॉयज के बीच, उन बिल्डिंग्स में जहां नीचे दुकानें खुली रहती हैं, ऊपर लाइट्स चलती रहती हैं और बीच की किसी मंजिल पर कोई मदद का इंतजार करता रहता है। फैन मैनी की कहानी सिर्फ ये नहीं पूछती कि उसके साथ क्या हुआ, ये पूछती है जब वो गायब थी, दुनिया कहाँ थी? और शायद यही सवाल हमें अपने आसपास भी पूछना चाहिए, क्योंकि हर शहर में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिनके पीछे से आवाज आती है। फर्क सिर्फ इतना है, हम रुकते हैं या आगे बढ़ जाते हैं। हर कहानी खत्म होती है, लेकिन कुछ सवाल कभी खत्म नहीं होते। अगर ऐसी सच्ची और असामान्य कहानियां आपको सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और अजीब और सच्ची कहानी के साथ।